बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान बानी। पीटीआई इमरान खान किसी सूरत नहीं चाहते कि वो इदारों के साथ बैठें या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई स्पेस बनाया जाए। अब अगर हम बात करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी बाकियात थी तकरीबन जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक जो बाकियात है वो इस वक्त जो है सदर हाउस में जो है बाकी हैं। मैं बात करूँगा सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब की। अब सोशल मीडिया पे कुछ दिनों से खबर चल रही थी कि सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब को जो है कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए समरी भेजी गई। तो अब वो समरी कल भेजी गई सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब को, और उन्होंने समरी को मुस्तरद कर दिया और उन्होंने कहा कि ये जो है आइन के तहत नहीं है, और जब तक तमाम नशिस्तें मुकम्मल नहीं हो जाती तो मैं जो है इस समरी पे दस्तखत नहीं करूँगा। अब सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी, जिन्होंने पहले भी आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश की है, अब वो दोबारा से जो है एक आईनी बहरान पैदा करना चाह रहे हैं। और यकीनन इस बहरान के बाद होना तो कुछ नहीं है। अगर हम बात करें तहरीक अदम एतमाद से लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसके बाद से आज तक जब इलेक्शन भी हो गए, आम इंतखाबात भी हो गए और 2 सूबों की जो है हुकूमतें भी बन गईं। अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितने भी काम किए, रियासत मुखालिफ कह लें या मुल्क मुखालिफ कह लें, तो सब में जो है उनको नाकामी का सामना करना पड़ा है। अब अगर सदर ममलिकत आरिफ अलवी अगर नहीं बुलाते अगर इजलास, तो आइन के तहत जो है 21 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन के बाद कौमी असम्बली का इजलास बुलाना पड़ता है। तो अब स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने ज़ाहिर सी बात है वजारत कानून और उनकी जो कमेटी है उनसे मुशावरत के बाद अब स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने जो है 29 फरवरी को जो है कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का फैसला कर लिया है। तो अब 29 तारीख को कौमी असम्बली का जो है इजलास भी हो जाएगा, और जो अरकान जो कामयाब हुए हैं इस आम इंतखाबात में वो हलफ भी ले लेंगे। लेकिन इस सूरत हाल से खाली सिर्फ एक नुकसान होगा कि अगर इस तरह से स्पीकर को अगर मदाखलत करना पड़े और इस तरह के जो केसेस या चीज़ें सामने आएँ। इससे पहले भी अगर हम बात करें, जब तहरीक अदम एतमाद आई तो सदर ममलिकत ने जो है हलफ नहीं लिए, उसके बाद वो हलफ भी हो गए। अगर क्या सदर ममलिकत आरिफ अलवी के हलफ ना लेने से क्या वो हलफ नहीं हुए? वो हलफ हो गए। लेकिन क्या हुआ कि सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने एक बहरान पैदा करने की कोशिश की, लेकिन उसमें वो मुकम्मल नाकाम रहे हैं। लेकिन एक मसला तो बनता है ना कि जब स्पीकर अगर इस तरह की मदाखलत करेगा, क्या आइंदा आने वाले सदर जो मुमकिन तौर पर आसिफ अली जरदारी साहब हैं, क्या अगर कल को अगर वो भी कोई फ़ैसला नहीं करते तो क्या स्पीकर मदाखलत करेंगे? क्योंकि ये एक तारीख़ बन जाती है, और जब ये तारीख़ बन जाती है तो इसके बाद आगे आप चल के इसके नुकसानात उठाते हैं। क्योंकि फिर जब कभी आइंदा अगर कभी ऐसा कोई मामलात हुए तो इस वक़्त का हवाला दिया जाएगा कि इस वक़्त में 2024 में जो है सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने जो है हलफ़ लेने से इनकार किया था, तो स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास बुलाया और हलफ़ ले लिया। इस तरह गुंजाइश पैदा की जाएगी। तो यकीनन इस तरह का अमल नहीं होना चाहिए, और सदर ममलिकत आरिफ अलवी, अगर जो मेरे पास इत्तलात हैं उसके मुताबिक, अगर सदर ममलिकत आरिफ अलवी अगर 24 घंटे के अंदर अगर समरी पर दस्तखत नहीं करते, तो सदर ममलिकत आरिफ अलवी को जो है जब वो रुखसत होते हैं ना, जब सदारती महल से रुखसत होते हैं, तो मौजूदा जो सदर होता है उस वक्त का, उसको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है और उसकी पेंशन होती है, उसकी मराहतें होती हैं। अगर सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने अगर दस्तखत नहीं किए तो उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश नहीं दिया जाएगा, और उसके अलावा उनकी पेंशन और उनकी मराहतें भी जो है बंद कर दी जाएंगी। बहरहाल सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब ने इस चीज़ को देखना है कि उन्होंने किसका वफादार रहना है, मुल्क का वफादार रहना है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफादार रहना है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो मामलात हैं उसमें तो सदर ममलिकत जो है मदाखलत नहीं कर सकते। अब आप हलफ नहीं ले रहे, आपके हलफ ना लेने से हलफ तो हो जाएगा, लेकिन आप जो एक सिचुएशन जो अपने लिए जो एक मसला पैदा करके जा रहे हैं ना, यकीनन ये बड़ा परेशान कुन रहेगा आपके लिए, क्योंकि एंड वक्त में आप इस तरह का जो मामला करके जा रहे हैं, क्योंकि आपने कुछ इसलूबी से अपने पूरे 5 साल कर लिए थे, तो आखिरी वक्त में आपको इस तरह का मामला नहीं करना चाहिए था। बहरहाल आप 29 फरवरी को जो है कौमी असम्बली का इजलास हो जाएगा, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान का कहना है कि हमें इस इजलास में शिरकत करनी चाहिए, जबकि बहुत लोगों का कहना है कि हमें इस इजलास में शिरकत नहीं करना चाहिए। अब जो नहीं करना चाहते शिरकत, उनका दावा ये है कि हम जो है कह चुके हैं कि ये गैर आइनी जो है ये असेंबली बन रही है, तो हमें इसमें नहीं जाना चाहिए। और दूसरी तरफ जो इनके जो अरकान हैं, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, अब कहेंगे क्योंकि असल में मुँह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चढ़ा हुआ है, क्योंकि अब वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हुए हैं,
तो उनका कहना ये है कि हमें जो है हलफ ले लेना चाहिए, क्योंकि जब हुकूमत बन जाएगी 29 के बाद फिर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा, फिर जो है वज़ीर आज़म का इंतखाब होगा। ऐसा ना उसके बाद हम जाएँ तो फिर हमें हलफ लेने में जो है मुश्किलात का सामना हो। बहरहाल अब इसका फैसला कर लेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग, और चंद दिनों में सामने आ जाएगी ये बात भी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान जो है हलफ लेते हैं, नहीं लेते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक और मसला पैदा किया, वो मसला पैदा किया लाहौर में। रियासत के अंदर रियासत कायम की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने। लाहौर के एक मुकामी होटल में जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो अरकान जो नाकाम हुए ना, तो उन्होंने लाहौर के एक मुकामी होटल में जो है अपने तौर पर एक खुद साख्ता इजलास बुलाया, और इस इजलास की सदारत की शौकत बसरा साहब ने। तो शौकत बसरा साहब ने उनसे जो है हलफ भी लिया, और उन्होंने ऐलान किया कि अभी जो है हमने हलफ लिया है, ये हमारे मुंतखब अरकान हैं। यानी कि उन्होंने उस होटल को जो है असेंबली डिक्लेयर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अब हम स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आला का इंतखाब भी करेंगे। तो यकीनन इस तरह का अमल जो है एक रियासत के अंदर रियासत बनाने जैसी बात है। और अगर हम बात करें कि केपीके की, तो केपीके में आप देखें किस तरह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रोपोश लोग जो 9 मई के बाद से लापता थे, नज़र ही नहीं आ रहे थे। अब वो एक-एक करके पेशावर हाई कोर्ट में जो है नमूदार हो रहे हैं। अगर मैं बात करूँ झंग के रुकून कौमी असेंबली हैं, वक्कास अकरम, शहराम तुर्कई, आतिफ खान और शिबली फराज, अब ये तमाम लोग जो है पेशावर में नमूदार हुए हैं, और पेशावर हाई कोर्ट से इन्होंने जो है स्टे और अपना बेल लेनी है इन्होंने। तो बेल लेने के बाद ये केपीके में रहेंगे, और ये किसी और सूबे नहीं आएँगे, क्योंकि अब इन्होंने फैसला किया है कि अब हम जो है केपीके और पेशावर से जो है अपनी जो मामलात जो आगे चलाने हैं ना, जो मैंने बताया रियासत के अंदर रियासत और रियासत मुखालिफ बयानात, तो अब ये वहाँ से ये तमाम सिलसिला चलेगा। और जब इनको ज़मानतें मिल जाएँगी, सारे मामलात हो जाएँगे, क्योंकि अभी इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, तो वो भी इन्होंने पेशावर में ही कराने हैं। और अपने तमाम अरकान को इन्होंने हिदायत दे दी है कि वो केपीके और पेशावर में जो सारे पनाहगाहें सब वहीं होंगी, सब वहीं से होंगे, सब वहीं से बैठ के इंतशार जैसी बातें होंगी, और सारे मामलात आपके सामने हैं कि अली अमीन गंडापुर, जिन पे जो है बहुत से लोगों को एतराज़ था, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब ने जो अली अमीन गंडापुर को जो है केपीके का वज़ीर आला नामज़द किया। तो मेरी समझ से तो बाहर है कि इमरान खान साहब क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं कुछ चीज़ें वाज़ेह करता चलूँ ना, कि इमरान खान साहब जिनके मुखालिफ बातें करते थे, अगर हम बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मुत्तहदा, और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो इनको ललकारते थे वो जेयूआई के मौलाना फजलुर रहमान साहब थे। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब से इनके रहनुमाओं की मुलाकात हुई, वो सबको पता है। इसके अलावा महमूद खान अचकज़ई साहब से भी जो है कल मुलाकात की असद कैसर साहब ने, और महमूद खान अचकज़ई साहब ने बड़ेपन का मुज़ाहरा किया, क्योंकि इमरान खान साहब महमूद खान अचकज़ई साहब का भी हमेशा मज़ाक उड़ाते थे अपने जलसों में। लेकिन वो ज़ाहिर से एक सीनियर सियासतदान है, और उन्होंने बुर्दबारी का मुज़ाहरा किया, और उन्होंने इनको गले लगाया, इनसे मिले, और उन्होंने इस बात को तस्लीम भी किया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो मुख्तलिफ चारों सूबों और कौमी असेंबली से जो मुख्तलिफ हलकों से अलग-अलग निशानों पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों ने इलेक्शन लड़ा और कामयाबी हासिल की। उस पर जो है उन्होंने उनको मुबारकबाद दी असद कैसर साहब को, और उन्होंने कहा महमूद खान अचकज़ई साहब ने, और उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा रहा, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने बड़ा अच्छा इलेक्शन लड़ा है, और हम उनके मैंडेट का जो है एहतराम करते हैं। तो जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग जब मौलाना फजल रहमान साहब से मिल सकते हैं, महमूद खान अचकज़ई साहब से मिलते हैं, तो पीटीआई को चाहिए कि अगर मैं तो ये समझता हूँ कि इस वक़्त अगर पंजाब हुकूमत, सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत अगर नून लीग या पीपल्स पार्टी को मिलती है, तो मैं इसका ज़िम्मेदार पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान साहब को समझता हूँ। क्योंकि अगर इमरान खान साहब नहीं चाहते तो इनकी हुकूमत नहीं बन सकती थी। इमरान खान साहब अगर चाहते तो इनकी हुकूमत आती ही नहीं, और हुकूमत भले किसी की होती, लेकिन इनकी नहीं होती, क्योंकि इमरान खान साहब ने कसम खाई है मैंने किसी से बात नहीं करनी है। अगर इमरान खान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बात कर लेते तो मरकज़ में नून लीग की हुकूमत नहीं होती। इमरान खान अगर पीपल्स पार्टी से बात कर लेते तो पंजाब में नून लीग की हुकूमत नहीं होती, लेकिन उन्होंने कहा मैं किसी से बात नहीं करूँगा। तो इमरान खान साहब को अपना जो उनकी सोच है ना, उसको बदलने की ज़रूरत है। इमरान खान साहब को सोचना चाहिए कि एक सियासी मुखालिफ हैं, कोई किसी की ज़ाती दुश्मनियाँ थोड़ी हैं, इनको बड़ेपन का मुज़ाहरा करना चाहिए, और अब इनको ये चीज़ देखनी चाहिए कि अब क्या चीज़ जो है कौम के मफाद में है। क्योंकि अगर इस तरह से इंतशार की सियासत करेंगे तो ये किसी के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम सब हैं। और इमरान खान साहब को अपना जो रियासत मुखालिफ बयानिया ना, इससे इमरान खान साहब को थोड़ा-सा पीछे हटना चाहिए, और अगर इसी तरह से अगर इमरान खान साहब अगर रियासत मुखालिफ बयानिए देते रहे, तो मैं नहीं समझता कि अभी केपीके में इमरान खान साहब को हुकूमत मिल गई, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत बन गई। आइंदा मुझे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत बनती हुई नज़र नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप रियासत मुखालिफ बयानिए देंगे, अगर केपीके से बैठ के, पेशावर से बैठ के, तो रियासत तो हरकत में आएगी, क्योंकि आप रियासत से नहीं लड़ सकते। आप एक सियासी जमात से लड़ें, उनके खिलाफ आप बिल्कुल सियासत करें, लेकिन आप रियासत, मुल्क और रियासती इदारों के खिलाफ खड़े ना हों। आपका इख्तलाफ है, आप बिल्कुल शख्सियत से इख्तलाफ करें, लेकिन आप पूरे इदारे से इख्तलाफ ना करें। तो इमरान खान साहब को इस पे सोचना चाहिए, और इमरान खान साहब को देखना चाहिए कि अब जो है अब पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी कौम के लिए क्या चीज़ बेहतर है। इसके अलावा मैं मज़म्मत करूँगा कि इमरान रियाज साहब को पहले गिरफ़्तार किया गया था, और इमरान रियाज के बाद जो है अब असद तूर को भी जो है गिरफ़्तार कर लिया गया है।
और इनकी गिरफ्तारी ये एफआईए गए थे और एफआईए ने इनको बयान के लिए बुलाया था कि बयान कलमबंद करना है। मैंने आपको बताया था अपने पिछले व्लॉग में। तो अब जब वहाँ गए वो अपने वुकला के साथ गए थे और जब ये अंदर गए इनके वुकला बाहर थे और काफ़ी देर तक नहीं आए तो वुकला ने पूछा सत्तू, तो उन्होंने बताया कि एफआईए ने उनको गिरफ्तारी डाल दी है। बहरहाल अभी तक पता नहीं चला कि उनकी गिरफ्तारी किस केस में डाली, लेकिन मैं इस चीज़ की मजम्मत करता हूँ कि इस तरह से किसी सहाफ़ी को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। अगर उनकी कोई गलती है या कोई बात है, या तो आप सामने लेकर आएँ कि उनकी क्या गलती है, क्या कोताही है, उन्होंने क्या ऐसी वायलेशन की है जिस जुर्म में आपने जो है इनको गिरफ्तार किया है। इमरान रियाज के बाद सत्तूर भी अब जो है गिरफ्तार हो चुके हैं। और ये 3 आज की कुछ मेरी इंतहाई अहम खबरें जिसके साथ मैं हाज़िर हुआ था। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नई तजदीद के साथ फिर हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।